जाती है। ठीक है, तो मैं कृष्णा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए आज की जो टॉपिक है काफी लंबी है। ठीक है, इस लिस्ट में ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिनको समझना जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम बात करना चाहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल करके। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसा क्यों है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद ओम्स का नियम आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे सवाल आते हैं। फिर उस ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है V इज इक्वल टू आई आर, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, इसमें समझेंगे, इस पर सवाल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द ओम्स लॉ। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए, एक तो रेजिस्टेंस का सिंपल डेफिनेशन जो आप याद करते हैं, एक वो होता है जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम लोग रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी जान सकते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ओम्स लॉ को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ हम लोग ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, फिर उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, बहुत सारा चीज। इसके बाद ओहमिक और नॉन ओहमिक, जो कि बिल्कुल आपके लिए नया है। ठीक है, आप सब शायद ये नाम नहीं सुने होंगे, आप इस वीडियो में समझेंगे कि ये ओहमिक और नॉन ओहमिक क्या होता है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस, किन किन बातों पर रेजिस्टेंस आर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आपको ये भी सीखना होगा। उसके बाद है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक साथ आज मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आ गए अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर आर लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या है, देखिए पहले आप इस डेफिनेशन को छोड़िए। ठीक है, यहां से भूल जाइए आप ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मैंने आपके लिए लगा कर रखा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, यहाँ पर दो फिगर दिखाए गए हैं, पहला फिगर और ये रहा आपका सेकंड फिगर। पहला फिगर दिखाया गया है कि वे नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब कोई भी पोटेंशियल, मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि इसमें कोई भी तार को बैटरी से हम लोग ऐड नहीं किए हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक बैटरी लगाया गया, सेल लगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। पहला फिगर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, किसी भी डायरेक्शन में ये लोग मूव कर रहे हैं, एकदम रेंडमली, इससे कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, जहां तक ये मूव कर रहे हैं। तो मूव करने से क्या होता है, ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ये अपने साथ भी कोलाइड करेंगे। तो जब भी कोलाइड करेंगे, जब भी ये लोग कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा ना, एनर्जी निकलेगी। क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। तो वो एनर्जी खर्च होगी। अब उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमको कहीं से एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए होता है। तो ये प्रोसेस चलता है। तो अब थोड़ा आगे जाते हैं, अब यहां देखते हैं, ये देखो यहां पर क्या है, इस वाले कंडक्टर में हमने एक इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड कर दिया है। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, जो इलेक्ट्रॉन से सारे एक पैटर्न में फ्लो करना शुरू हो गए। देखिए, ये रहा आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है, आप जानते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब जो सारे इलेक्ट्रॉन देखिए, ये सारे पैटर्न में, सभी एक ही दिशा में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सारे एक ही दिशा में फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच जो कोलाइडल होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा, देयर शुड बी मोर कोलिजन, मोर कोलिजन होगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हीट हो जाएगा। क्या होगा, ये जो आपका कंडक्टर है ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब इस को मेंटेन करने के लिए यहां से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो रहा है ना, इसकी एनर्जी लॉस होगी ना, तो ये फिर यहां से इस सेल से एनर्जी लेंगे, इस सेल से एनर्जी लेंगे, फिर जो इनका स्पीड है बढ़ेगा, अचानक बढ़ेगा, हाई हो जाएगा, फिर कोलाइड करेंगे, फिर एनर्जी कम होगी, तो फिर ये रुक जाएंगे, फिर एनर्जी लेंगे। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि पहले स्पीड बढ़ेगा, फिर अचानक कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक साथ ये बल्क में मूव नहीं कर सकते हैं, ये बल्क में मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इनका स्पीड होता है वो ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। ये हौले हौले से चलते हैं, समझ रहे आप, ये बहुत ही स्लो मूविंग होते हैं, ठीक है, ये ड्रिफ्ट होते हैं। तो जब कोलिजन होगा तो जाहिर सी बात है जो करंट आपको मिलेगा वो परफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरा नहीं मिलेगा। तो यहीं से हम लोग ये कॉन्सेप्ट लाते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। एक मान लो एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से जब हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे, तो इस करंट को फ्लो करने में देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसको बाधा उत्पन्न करेंगे। बाधा होता है ना, बाधा हम लोग बोलते हैं, तो ये बाधा उत्पन्न करेंगे जो इस करंट को फ्लो होने से रोकेंगे। जो समझना है, मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और अचानक रास्ते पर ब्रेकर आ गया, तो अब क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, फिर कुछ देर ज्यादा स्पीड चलते हैं, फिर ब्रेकर आ गया तो फिर अपना स्पीड कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनके कारण जो करंट है वो सही से फ्लो नहीं कर पाता है, उसको फ्लो करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसी बाधा को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये करंट को हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, ये आपका करंट का डेफिनेशन, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओम्स का नियम। अभी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, अभी रेजिस्टेंस और भी है, लेकिन थोड़ा पहले ये ओम्स का नियम पढ़ ले, इसके बाद हम बात करेंगे। ओम्स के नियम में क्या बतलाया गया, उन्होंने बतलाया कि एक सर्किट पकड़ो पहले, ठीक है, ड्रॉ सर्किट। मान लीजिए मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया, इस सर्किट है, यहां पर हमने V पोटेंशियल दे दिया और इस सर्किट से I करंट फ्लो हो रहा है। तो जो ओम्स ने थे, जिन्होंने ओम्स लॉ बनाया, वो क्या बोल रहे थे कि जो ये करंट है ना I, इसका और पोटेंशियल का एक रिलेशनशिप होता है। उसमें क्या उन्होंने बोला कि जो करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर से, यहां से जो फ्लो करेगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो किया जिसमें उनको ये लगता था कि जो करंट है वो पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ओम्स का नियम बोलते हैं। अब हम ओम्स के नियम को अच्छे से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके नियम में कुछ कुछ कंडीशंस भी हैं, देखो तो समझेंगे क्या है। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज, ठीक है, करंट जो फ्लो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, is directly proportional to the potential difference applied across the two ends। ये आपका दो एंड्स है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसके दो बीच में हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर रखा हुआ है, और यहां से जो करंट फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड किए हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोवाइडेड, ये जरूरी है, क्या क्या जरूरी है कि ऑल द फिजिकल कंडीशंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। कुछ स्ट्रेंज सा लगा, जितने भी फिजिकल कंडीशंस है, ठीक है, ऑल द फिजिकल एंड टेम्परेचर, सभी को कांस्टेंट मान लेते हैं हम सबको क्या मान लेते हैं कि जब कांस्टेंट रहेगी तो जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ओम्स का नियम बोलते हैं, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था, ठीक है। लेकिन आप एक चीज सोचो कि जब हम किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं, जब वहां पर कोई हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो क्या वहां पर आपका टेम्परेचर
कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर होगा, हीटिंग इफेक्ट जरूर होगा, तो ये टेम्परेचर से कांस्टेंट नहीं रह सकता है। लेकिन अगर हमें ये ओम्स लॉ को पढ़ना है, समझना है, तो ओम्स ने जो बोला है उसको मानना पड़ेगा, उनकी ये कंडीशन थी। ठीक है, इसीलिए हम लोग टेम्परेचर को और अदर जो भी फिजिकल कंडीशन है उसको हम लोग कांस्टेंट मान के ही इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि यहां पर हम एक ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करेंगे, और इस सर्किट से हम लोग पोटेंशियल भी लगा देंगे। मान लो ये रेजिस्टेंस है, आपका ये रेजिस्टेंस है, हमने पोटेंशियल भी लगा दिया और यहाँ पर हमने यहाँ से आई करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम बोलते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, कीपिंग ऑल द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हमें मिलता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई प्रोपोर्शनल के इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर के क्या है? यहाँ पर के एक कांस्टेंट है। के क्या है? के एक कांस्टेंट है। तो अगर हम यहां से इसको ऐसे लिखें, वी आई बाई वी इज इक्वल के, ये भी सही है। तो अब इसको देखो, मैं लिखता हूं, इसको लिखो v बाई आई इज इक्वल 1 बाई के, और इस 1 बाई के को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस R। इसका मतलब ये हो गया कि v बाई आई इज इक्वल R, और इस R को ही हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ही रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो R लिखे हैं, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से आपका जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिल गया? V इज इक्वल टू आई आर। बहुत बढ़िया। अब इस आप फॉर्मूले को याद कैसे करोगे? इस फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे? इसको याद करने का तरीका ये है कि ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगल क्रिएट कर लो। ठीक है, और इस ट्रायंगल में यहां लिख लो V, यहां लिख लो I, और यहां लिख लो R। अगर आपको ये V निकालना है तो IR, आपको V निकालना है तो IR, अगर आपको I निकालना है तो यहां पर हो जाएगा V बाई R, अगर आपको R निकालना है तो हो जाएगा V बाई I। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, आप इसको अपना सकते हैं एग्जाम में कहीं भी। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, V इज इक्वल टू आई आर। वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है, इस वीडियो में। अब बात आती है ये कि जो R है ना, इस R को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, R को डिफाइन करने का सिंपल तरीका ये है कि हम लोग यहां पर लिखेंगे R इज इक्वल V बाई आई। बिल्कुल, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V को 1 वोल्ट लिखूं, और करंट जो I जो करंट उसको हम लोग 1 एम्पियर लिखे, तो आपको यहां से मिलेगा R इज इक्वल 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, और 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। सो दिस विल बी 1 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। कब होगा? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हम यहां पर ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि R जो रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? देखिए, यहां पर सिंपल तरीका है कि अगर हम R को ऐसे लिखूं V बाई आई, तो क्या ये R इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। सिंपल तरीका ये, R इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो इफ R इज इक्वल टू V, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होता है जब 1 एम्पियर, जब हम लोग करंट को I को हम लोग 1 एम्पियर रखेंगे, ठीक है। पुट फॉर्मूला I, सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज numerically equal to the potential difference applied across the conductor when current flowing through the conductor is 1 एम्पियर। याद रहेगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस अप्लाइड किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वल है, इक्वल है कब, जब इस करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है। कितना है? 1 एम्पियर है, ठीक है। तो ये भी यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, बात करते हैं इसका यूनिट के ऊपर। यूनिट क्या हो गया, देखो यूनिट भी आसान काम है, R इक्वल टू V बाई आई। तो V मतलब होता है आपका पोटेंशियल, वोल्ट होता है, तो इसको हम लोग वोल्ट लिखते हैं, और करंट बोले तो एम्पियर, एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, इज कॉल्ड ओम। सो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस सिंबल, ठीक है। इस सिंबल से हम लोग, इस सिंबल से हम लोग ओम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम, व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, ठीक है। मान लो किसी कंडक्टर का जो भी है, ठीक है, उसका कहीं पे लिखा हुआ कि उसका रेजिस्टेंस है वो 2.5 ओम है। इसका मतलब क्या होता है? आप इस वर्ड, इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो? तो भाई समझने का सिंपल तरीका ये होता है, देखो ये रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, ये 1 ओम कब होगा? देखो कैसे पता करना है, हमको पता है कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो अगर मैं यहां पर V के बदले में 1 वोल्ट लिख दूं और I के बदले में 1 एम्पियर लिख दूं, तो क्या आएगा भैया? R इज इक्वल टू 1 ओम आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये कब आया? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक है। यहां पर यही मतलब होता है कि जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, तो हम बोलते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम है। अब दूसरा है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस क्या होता है? देखो कंडक्टेंस, अच्छा एक काम करते और जान लेते इसमें, इसमें कुछ और भी मिसिंग हो रहा था। देखिए जो रेजिस्टेंस उसको हम लोग किलो ओम्स और मेगा ओम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं 1 किलो ओम, इसका मतलब होता है 10 का पावर 3 किलो, और मैं लिखूं मेगा, मेगा ओम, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 10 का पावर 6। बस जान लो कि मेगा का मतलब होता है ना मेगा, ये मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6 और किलो का मतलब 10 का पावर 3। तो कहीं भी आए तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टेंस को सिग्मा से लिखे या फिर लेटर जी लिखो, फिर कहीं कहीं इधर के लिखा होता है, बड़ा के, ठीक है, इस के से, तो वो होता है 1 बाई आर, ठीक है। सो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब कंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा? अगर हम कंडक्टेंस को के से लिखे, ठीक है, तो वो हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना होता है? देखो 1 बाई वी बाई आई, तो ये हो जाएगा आपका आई बाई वी। सो कंडक्टेंस के इज इक्वल आई बाई वी। ये अच्छा हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, देखो इसकी यूनिट होती है, सिंपल तरीका है, ये रेसिप्रोकल ऑफ ओम है ना, तो ओम क्या होता था? देखो ओम मतलब ऐसा लिखते ना, इसका उल्टा कर दो -1, बस और कुछ नहीं। या फिर ऐसा होता था, महो लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग उल्टा क्या लिखते हैं? महो। या फिर ओम -1 भी आपको इसको लिख सकते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है साइमन। क्या होती है? साइमन होती है।
ये याद कर लेना, ये हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, कंडक्टेंस जो यूनिट होती है वो होती है ओम पर मीटर, ओम, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या फिर साइमन। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ को ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, और इसको अच्छे से सिखाने के लिए हम पहले आपको लिए एक ग्राफ बनाते अच्छा सा। ठीक है, देखिए यहां जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हम बनाएंगे वी वर्सेस आई ग्राफ। ठीक है, वी वर्सेस आई ग्राफ। ये वी वर्सेस आई ग्राफ का मतलब क्या है, यहां देखो, अगर मैं इसको ऐसे करके, मान लो यहां पर आपका वी और यहां पर क्या है आपका आई है, आई यहां पर एम्पीयर में लिखना ये जरूरी होता है, और वी को यहां पर वोल्ट में। ठीक है, ग्राफ में आप जब भी लिखेंगे उस क्वांटिटी का यूनिट जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है ये। और यहाँ पर कितना है 0,0। ठीक है, अब एक बात करते हैं, वी और आई दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, उतना ही करंट बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है, क्योंकि जितना ये बढ़े उतना ही बढ़ेगा। देखो ऐसे करके मिला लो, इनका जो स्लोप होता है वो सेम होता है। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपको इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, यहां से लेकर के और यहां तक का आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो यहां तक मान लीजिए हम मान लेते हैं, जो वैल्यू है ये आपका वी वोल्टेज का है, और यहां से यहां तक वैल्यू कितना है आई है। ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ये वाला पार्ट भी होगा, दिस इज ऑल्सो भी, और ये तो आई रह गया आपका। इसका जो स्लोप होता है ना, इसका जो स्लोप होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। याद रहेगा आपका, हमेशा याद कर लेना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस कितना है वी है, वी बाई, और एक्स में कितना है आई। तो ये स्लोप है, तो हम जब भी स्लोप निकालते हैं वी वर्सेस आई ग्राफ का, वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसके लिए, जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तब। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब अगर आप आपसे कोई पूछे कि हम लोग जो वी वर्सेस आई ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो स्लोप होता है उससे आपको क्या मिलता है, तो भैया मुझको उस स्लोप से हमको रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। तो वी वर्सेस आई ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमको रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि वी वर्सेस आई ग्राफ में वी बाई आई का जो वैल्यू होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, और वी बाई आई को ही तो हम लोग आर बोलते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ वी वर्सेस आई ग्राफ द स्लोप गिव्स द रेजिस्टेंस, स्लोप गिव्स द रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब थोड़ा बात करेंगे, अच्छा ये ओम्स लॉ है, ये किस किस कंडीशन में अप्लीकेबल। देखो ओम्स लॉ सिर्फ उसी जगह पर अप्लीकेबल है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, ओनली अप्लीकेबल, ओनली applicable when temperature is constant, एज कांस्टेंट। जब तापमान कांस्टेंट हो और बाकी जो फिजिकल कंडीशंस वो कांस्टेंट होती हैं, तभी हम लोग ओम्स लॉ को यूज में ला सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ओम्स लॉ को रियल लाइफ में तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि तापमान तो कांस्टेंट रहेगा नहीं ना। ठीक, अब बात करते हैं ओहमिक रेजिस्टर। ओहमिक रेजिस्टर वर्चुअल रेजिस्टर, देखो रेजिस्टेंस मतलब होता है सिंपली रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस होता है ना, जो लोग मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसके लिए तो ये क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसे कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं ना कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनको हम लोग ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉपर है आपका, ठीक है,
कॉपर, गोल्ड, गोल्ड है, सिल्वर है, एजी है, ठीक है। तो जितने भी कंडक्टर हैं, जैसे कि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है पानी के अंदर, ठीक है, क्या है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। तो जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लोग सारे ओहमिक होते हैं, ये सारे ओहमिक होते हैं। तो ये आपका आप लोग इसका एग्जांपल भी याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ ओहमिक रेजिस्टर्स, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, जो भी देना दीजिए। इसका ग्राफ कैसा होता है, अब ग्राफ बनाने जब हम जाएंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ओहमिक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो जब ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो भी कुछ इस तरह का ही होगा कि जो कि ओम्स लॉ से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता हो, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर आई लिखो, ठीक है। तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें वही ग्राफ मिलेगा, ठीक है, एकदम सेम ग्राफ, जैसा कि ओम्स लॉ का होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप होगा ये, ठीक है। कोई भी स्लोप ले लो, एक भी और ये आई, भी और आई, तो इसका स्लोप जो आएगा भी बाई आई क्या आएगा, जो कि हम लोग आर लिखते हैं, आर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसका ग्राफ हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब हम लोग ओहमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से क्यों पास करेगी, देखिए इसमें से अगर कोई भी एक जीरो हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका भी जीरो हो गया, तब भी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, या फिर आई जीरो हो गया, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। देखिए ध्यान रखिए, V इज इक्वल टू आई आर, अगर V जीरो हो गया, इफ V इज इक्वल टू जीरो, आर जीरो, बट इफ V इज इक्वल, सॉरी, I इज इक्वल टू जीरो, इस बार I जीरो हो गया तो V बाई जीरो, दैट इज इनफाइनाइट, तो R क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा इस केस में, ठीक। नेक्स्ट नॉन ओहमिक, ये क्या होते हैं, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें ही आते हैं आपके सारे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपका डायोड है, ट्रांजिस्टर है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो आपके नॉन ओहमिक होते हैं। एलईडी, ठीक है, सोलर सेल, ठीक है, आपका ये सोलर सेल, तो ये जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं, ये सारे नॉन ओहमिक होते हैं। अच्छा, ये नॉन ओहमिक क्यों है, देखिए नॉन ओहमिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इनका जो ग्राफ होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इधर में आई लिखिए, इधर में भी लिखिए। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, ये जो होते हैं इनका तापमान बढ़ने के साथ साथ जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो इनका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है, देखिए थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, ऐसा होता है ग्राफ। तो हमें इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने हम क्या करें, हम यहाँ पर एक इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ले जाएंगे, ठीक है। और जहां मैच करेगा यहां से हम एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेंगे, और इससे ट्रायंगल का जो स्लोप होगा इस ग्राफ का स्लोप होगा। तो यहाँ पर आपका V मिलेगा, मान लेते हैं डेल्टा V, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा आई है, क्योंकि थोड़ा चेंज होगा ना। देखिए ये एक्चुअल जो पॉइंट है वो यहाँ पर, और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। तो देयर इज चेंज, यहाँ पर कुछ वोल्टेज कुछ रहा होगा, यहाँ पर कुछ रहा होगा, तो हमने चेंज कितना ले लिया, डेल्टा V। यहाँ भी करंट कुछ रहा होगा, और यहाँ भी करंट क्या होगा, कुछ रहा होगा, तो दोनों का चेंज कितना हो गया, डेल्टा आई हो गया। इसीलिए हम लोग इसका ग्राफ ले ली, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम बनेगा, डेल्टा V बाई डेल्टा आई, और ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बट हम लोग ऐसे रेजिस्टेंसेस को क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं। ये क्या है, ये डायनामिक रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं,
क्योंकि हमेशा बदलते हैं, हर एक पॉइंट पे इसका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर ग्राफ होता है। ये ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर एक ग्राफ है। इसकी जो वैल्यू है हमेशा चेंज होगी, मतलब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप चेंज होगा इसका। एट एवरी पॉइंट इट्स स्लोप विल बी चेंज्ड। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ऐसे कितने सारे फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। देखिए, पहला है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, उस मटेरियल पर जाकर के उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए आपका कॉपर है और क्या है, सिल्वर है, एजी। तो कॉपर और सिल्वर, इसमें जो कॉपर जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन कंपेयर टू सिल्वर कॉपर का ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो मटेरियल है और दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मिल गया। तो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, हो गया। दूसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है, तो आर जो होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ डायरेक्टली होता है। अगर हम उसका एरिया कांस्टेंट पकड़ ले तब A4 एरिया अगर हम उसको कांस्टेंट मान लें, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का जो लेंथ होता है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? इसका मतलब कि अगर लेंथ बढ़ेगा, मान लो दो वायर है, एक वायर ये और एक वायर ये, ठीक है, दोनों की जो एरिया क्रॉस सेक्शन है हम उसको सेम मान लेते हैं। मान लो ये आपका A है और ये B है, P और Q है। ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं आपका 10 सेंटीमीटर और उसका मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। बट दोनों का जो एरिया है वो सेम है, तो हम सेम है, कांस्टेंट है, तो हम चेक करें कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसका लेंथ ज्यादा होगा, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ज्यादा होगा, यहाँ पर हीटिंग ज्यादा होगा। हीटिंग मतलब क्या, यहाँ पर कोलिजन, ये यहाँ पर कोलिजन ज्यादा होंगे तो हीटिंग होगा। जितना बड़ा तार होगा उसके अंदर ज्यादा हीटिंग होगा, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और छोटे वायर में ये घटना कम होगी, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमने क्या बोल दिया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। एक है थिकनेस, वही एरिया। यहाँ पर हम लोग इसको एरिया से डील करेंगे। ठीक है, तो जो देखो, अब देखो आपके पास दो चांसेस है। मान लो एक कंडक्टर ये है, ठीक है, और लेंथ दोनों सेम करना है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ दोनों सेम करना, और एक कंडक्टर ये है। ठीक है, ये मान लो ये ए बी है और ये पी क्यू है। इसका एरिया आपको दिख रहा है, ये ज्यादा बड़ा है ये, और यहाँ पर क्या है, बहुत पतला है। यहाँ पर जो तार क्या है, बहुत पतला है। अगर ये मोटा तार है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पास करे एक साथ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पास्ड। अगर यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो क्या होगा, इसका जो एरिया बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हीटिंग है वो तो होगा ही होगा, उसके कारण करंट ज्यादा आएगा, करंट बेसी फ्लो करेगा, और यहाँ पर कम। इसका मतलब जो आर है वो इनवर्सली ऑफ 1/a है, हम ये बोल सकते हैं। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यहाँ देख रहे हैं आप, एरिया ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा हो गया, ये हो गया। एक होता है टेम्परेचर, इसको हम थोड़ा बाद में डील करेंगे, पहले इन दोनों को डील कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले पर तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, आर प्रोपोर्शनल एल और आर प्रोपोर्शनल 1/a। हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो L/a आएगा, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट साहब वेरी कर रहे हैं, L और A दोनों ही वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया R प्रोपोर्शनल एक दीजिए कांस्टेंट रो L/a। यहाँ पर जो रो है ना, इसको रो पढ़ते हैं। रो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिल गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर।
क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखिए, आपको जब समझना पड़ेगा ये कि हम जो आर लिखे थे वो आर होता है रो टाइम्स एल बाई ए। यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी? सो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ए बाई एल। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, जब हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लें और लेंथ को मान लें 1 मीटर, क्या मान लें? लेंथ मान लें 1 मीटर, तो क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर न्यूमेरिकली इक्वल व्हेन एरिया व्हेन लेंथ ऑफ 1 मीटर कंडक्टर हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। और जो रेजिस्टिविटी है किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। द रेजिस्टिविटी मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर उसका एरिया यूनिट हो और लेंथ यूनिट हो तो उसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसका यूनिट क्या होता है। देखिए, तो रेजिस्टिविटी है यहाँ पर, तो जो रो है वो होगा आपका आर ए बाई एल। आर मतलब ओम, तो हम यहाँ ओम लिखेंगे। एरिया ना, तो एरिया का मीटर स्क्वायर बाई एल कितना होता है? मीटर। यहाँ कट के सिर्फ मीटर बचेगा, तो हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर, इसको हम लिखेंगे रो, सिंबल दे दो ओम मीटर। ये यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी। ये कैसे पढ़ेंगे? देखो, सिंपल दो तरीका है। पहला है कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, कैसा मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टिविटी होगा। और दूसरा है टेम्परेचर। तो जो ये जो होता है ना रेजिस्टिविटी, ये इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस इसको इतना याद रखना है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। अब एक होती है कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, कंडक्टिविटी का मतलब होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हम लोग कंडक्टिविटी को दिखाते हैं सिग्मा लेटर से, ठीक, किससे? सिग्मा से। जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। एकदम क्लियर? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर्टी ये बिलोंग करता है वो भी कंडक्टिविटी भी करेगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो सिग्मा है इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए, यहाँ पर 1/RA/L था, इसका मतलब जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो होगी L/RA, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखिए मीटर लिखिए, और नीचे होगा आपका ओम और यहाँ होगा मीटर स्क्वायर। तो कट के हो गया ओम हो गया, तो पूरा उल्टा आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओम मीटर और ये मीटर 1। तो ये हो गई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। अभी जो कंडक्टिविटी है ये बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि हमको जो कंडक्टर है इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिटेल्स में पढ़ने अभी नहीं पढ़ सकते हैं, बस सिंपल इतना जान कर रखो कि जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, इसकी यूनिट ये होती है, बस और कुछ नहीं। अब थोड़ा बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? वैसे कंडक्टर देखो,
यहाँ पर एक कंडक्टर, यहाँ पर एक सुपर, मतलब कि कुछ ऐसा होता होगा जो बहुत ही आश्चर्यचकित होगा। तो सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो ऐसे कुछ होते हैं क्या? ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। बिल्कुल नहीं, सच में नहीं है, ये इनवर्स में बिलोंग नहीं करते हैं। बट इसका कुछ कंडीशन है। ये सुपर कंडक्टर्स तभी कहलाएंगे जब उस कंडक्टर का टेम्परेचर 4.2 केल्विन हो या फिर 9.2 केल्विन के बीच में हो। ये जो तापमान है बहुत ही लो होता है, इट इज अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको रियल लाइफ में अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है इस टेम्परेचर को अचीव करना। इसीलिए रियल लाइफ में जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो भाई एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इतना कम तापमान हमारे लिए अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग सुपर कंडक्टर्स को रियल लाइफ में या फिर डोमेस्टिक पर्पज से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनाने में बहुत कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये होते हैं तो हमारा जितना भी काम है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर्स इतने छोटे होते हैं कि आप एज्यूम नहीं कर सकते थे, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका एक दो एग्जाम्पल पकड़ ले, जैसे कि मरक्यूरी, ठीक है। मरकरी जो होता है ना, ये एक सुपरकंडक्टर वर्क कर सकता है जब तापमान बहुत नीचे हो तो। एक होता है नियोबियम, नियोबियम ये भी होता है जो बहुत ही कम तापमान पर आपके लिए सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक। सो बच्चों लोग, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ सीख रहे हैं, सीखिए। और आप सच में कुछ सीख पा रहे हैं हमारे वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके अपना जो भी क्वेरी है पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर जो जो भी बेल आइकन आएगा ना, बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगी हमारे वीडियो की वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।